चलिए आज हम सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, सीखेंगे। और इसमें आपके दो प्रश्न हैं, इन दो प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए, यानी कांच का क्या है, प्रिज्म होगा। कांच का क्या है, प्रिज्म है। तो कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। इसका मतलब ये हुआ कि कांच का हमारा प्रिज्म होगा, उस प्रिज्म के लिए, उस प्रिज्म के पदार्थ के लिए है कि नहीं, क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है। ज्ञात नहीं करना है, लिखना है। ज्ञात करने का मतलब हो जाएगा उसको सिद्ध करना हो जाएगा, ठीक ना, लिखना है केवल। इसमें एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है, ठीक इसी टाइप का है। क्या कह रहा है, या करके दिया है, यदि किसी प्रिज्म का कोण, यदि किसी प्रिज्म का कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण डेल m हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है। समझ गए कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रश्न और यह प्रश्न, दोनों प्रश्न क्या है, सेम है। दोनों प्रश्न क्या है, सेम है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। जाना एक ही जगह है, जाना एक ही जगह है, लेकिन रास्ता अलग अलग है। तो दोनों का उत्तर सेम है, दोनों का उत्तर सेम है, लेकिन प्रश्न क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना, है कि नहीं। तो कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, या किसी प्रिज्म का कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण डेल m हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है, ठीक ना। क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक का सूत्र पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए होता है अपवर्तनांक, इतने में लिख देता हूं मैं। इसके लिए होता है अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल m। ये होता है साइन ए प्लस ये साइन है, साइन ए प्लस डेल m पूरा का बटा 2, और ये पूरा का बटा हो जाएगा साइन a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन a/2 हो जाएगा, ठीक है ना, है कि नहीं। कांच के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m/2 अपान साइन a/2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, n इक्वल टू हो जाएगा साइन a प्लस डेल m बटा के 2, पूरा का बटा हो जाएगा साइन a/2। ये कांच के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। यही मैं यहाँ पर लिखा हूँ। चलिए, ये हो गया इसका दो प्रश्न का जवाब। यह दो प्रश्न का जवाब एक ही था। कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, या यदि किसी प्रिज्म का कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण डेल m हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। तो अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल m बटा के 2, पूरा का बटा साइन a/2 हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष एक बार जल होगा और एक बार वायु के सापेक्ष कांच होगा, ठीक ना। दोनों का अपवर्तनांक दिया है 4/3 और 3/2। तब कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का
कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक ना, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल। वायु क्या होता है, इसको हम लिखते हैं, हल करते हैं इसको। वायु के सापेक्ष जल, वायु मतलब एयर, ए हो जाएगा, ए अपवर्तनांक एन हो जाएगा, जल यानी वाटर डब्ल्यू हो जाएगा। इसका अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3, ये हो जाएगा 4/3। फिर इसकी बात कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का हो गया, अब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब कि ए एन कांच है नहीं ग्लास हो जाएगा, जी होता है तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। समझ गए, कितना होगा ये, 3/2 हो जाएगा। चलिए देखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3 दिया है, और फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर 3/2 दिया है। तो किसका मान पूछ रहा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी जल का, इसका मतलब W एंड कांच हो गया आपका G, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। ठीक ना, हमें क्या पता है, A&W यानी वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 दिया है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 दिया है। तो किसका मान पूछ रहा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है ना, देखिए डायरेक्टली हम इसको लगा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, हो जाएगा WNG, यानी जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A&W, यानी वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बटा के वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसके लिए ये फॉर्मूला बनेगा, है कि नहीं, कैसे बनेगा अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर इससे हम लिखेंगे A&W को हम लिखेंगे NW बटा के NA, और लिखेंगे ANG को लिखेंगे NG बटा के NA, ऐसे करके लिखेंगे। और जैसे डिवाइड होगा तो NA से NA क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा NW अपान क्या बचेगा आपका, सीधा बचेगा NW अपान NG बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, WNG, यानी W का यानी वाटर का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए सवाल हम लगाते हैं, ये हो जाएगा WNG इक्वल टू A&W, यानी वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा 4/3 पूरा का बटा ये हो जाएगा ANG मतलब ANG, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये हो जाएगा आपका 3/2। अब देखिए इसका बीच में गुणा करते हैं, सबसे नीचे के ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा WNG इक्वल टू 2 चौक को 8 हो जाएगा और 3 त्रिके 9 हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आ गया, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 8/9 ये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि वायु तथा कांच में, कह रहा है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि वायु में और कांच में प्रकाश की चाल दे दिया है, यानी वायु में प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वह 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है
कि वायु में प्रकाश चाल इतना दिया हुआ है और कांच में प्रकाश चाल इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले जो दिया हम उसको लिख लेंगे। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश चाल कितनी है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये वायु में प्रकाश चाल है। फिर इसके बाद कांच में प्रकाश चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश चाल कितनी है? 2 गुणे 10⁸, 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है कि नहीं? तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। चलिए सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू वायु में प्रकाश चाल, वायु में प्रकाश की चाल पूरा का बटा कांच में प्रकाश चाल, कांच में प्रकाश की चाल। चलिए देखिए, वायु में प्रकाश चाल कितनी है? 3 गुणे 10⁸ बटा के कांच में प्रकाश चाल कितनी है? 2 गुणे 10⁸, इससे ये क्या होगा? कट जाएगा। कितना बचा आपका? 3/2। इसमें भी डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5 मीटर प्रति, यह आपका आएगा 1.5, ये आपका अपवर्तनांक आ जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा आपका, कितना आएगा? 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड नहीं रहेगा, यहाँ पर केवल 1.5 रहेगा। यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 होगा। ठीक, चलिए देखिए, कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता क्या होती है, उससे आप क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं कि हम लोग लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। जो लेंस की जो क्षमता होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो लेंस है वो प्रकाश की किरणों को कितना बटोरता है और कितना फैलाता है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरणों को कितना अभिसरित करता है या कितना अपसरित करता है कि नहीं? अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। चलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे
लेंस के द्वारा, किसके द्वारा? लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को, मैंने कहा ना कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित, प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित, अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। चलिए देखिए, अभिसरित का मतलब होता है बटोरना, जैसे ये इस तरह से, मतलब कई जगह से प्रकाश किरणें जाकर एक बिंदु पर जाके मिले, ये होता है अभिसरित। क्या होता है? ये होता है अभिसरित, ये अभिसरित होता है। और अपसरित का मतलब क्या होता है? कि एक जगह से फैले, यानी एक जगह से जाते हुए जाए, प्रकाश किरणें एक जगह से क्या हो? फैले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसरित। क्या कहेंगे? अपसरित। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग अगला प्रश्न जानेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। यानी किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। आप लोगों को बताया गया था कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करने का तात्पर्य यह होता है कि यदि मान लीजिए किसी लेंस की फोकस दूरी, यानी किसी लेंस की फोकस दूरी यानी लेंस की जो फोकस दूरी है, यदि वो 1 मीटर है, यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो लेंस की जो क्षमता होगी, जो लेंस की क्षमता होगी वह 1 डायोप्टर होगी। कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। इससे कहने का तात्पर्य यह हुआ, यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक ना? अब इसको क्या कर रहा है? इसको कह रहा है परिभाषित कीजिए। इससे कह रहा है कि परिभाषित कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी लेंस की 1 डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो हम इसको एकदम सिंपल वे में कहेंगे, एकदम सिंपल तरीके में कहेंगे कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। बस काम खत्म। यही इसका डेफिनेशन है। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। बस काम खत्म हो गया इसका डेफिनेशन। चलिए कैसे होगा लिखता हूं। यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। बस हो गया आपका डेफिनेशन हो गया। बस इतना ही है। किसी लेंस की 1 डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। इस तरह करके आपके यदि प्रश्न आएंगे तो इसको लिखने का यही तरीका है। चलिए ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक अवतल लेंस है
और उस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 2 मीटर है। तो कह रहा है कि उसकी क्षमता कितनी होगी, उसकी क्षमता कितनी होगी। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, 2 मीटर। अब देखिए लेंस कौन सा है, अवतल है ना, इसलिए माइनस लगाएंगे। क्षमता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, वो भी मीटर में होता है। किसमें होता है, मीटर में होता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्षमता पूछ रहा है, तो P बराबर 1/f, ये मीटर में है, माइनस में 2, तो बस 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 0.5, क्या आएगा, डायप्टर आएगा। क्या आएगा, डायप्टर। ये हमारा आंसर है। देख लीजिए, कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो हमें पता है कि लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। लेंस अवतल है तो इसलिए हमने माइनस में लगा दिया। लेंस की क्षमता पूछ रहा है, लेंस की क्षमता P बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, मीटर में होता है, ऑलरेडी ये मीटर में दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, P बराबर 1/f, एफ मान कितना दिया है, -2 दिया है, हमने -2 रख दिया और इसको हमने डिवाइड कर दिया। 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 0.5 डायप्टर आएगा। ये आपका सवाल है। चलिए ठीक है।